हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आप लोगों के केवीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप लोगों ने जो कल का जो एनालिसिस है उसके अंदर देखा भी होगा कि जो हमारी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर जो हमारी 1 से लेकर 5th तक की जो बुक्स हैं, हिंदी की बुक जो रिमझिम नाम से है, उसकी जो लेसन है उनकी समरी पूछी जा रही है। समरी मीन्स उनसे जो कैरेक्टर है, उनकी जो स्टोरी है, उससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस उसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं, तो आप लोग इन नोट्स को पढ़ जाइएगा और आपका काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लास 5th की जो एनसीईआरटी समरी है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मुझे भी पता है कि आप लोगों का टाइम कितना प्रीशियस है। तो चलिए, जो चैप्टर 1 है उसके अंदर क्या बता रखा है कि जो लोनम्पो गारो है, लोनम्पो गारो, ये क्या है? तिब्बत के 32वें राजा हैं। तिब्बत के जो 32वें राजा हैं सोनगसेन। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर क्या बताया गया है, जो लोनम्पो गारो है वो तिब्बत के जो 32वें राजा हैं सोनगसेन, उनके क्या थे? मंत्री थे। उनका जो बेटा था वो भोला था और जो गारो थे वो काफ़ी चतुर स्वभाव के थे। तो इनको ना अपने बेटे की क्या होती थी? चिंता होती थी कि उनका बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा, क्योंकि उसको तो किसी तरह की समझ नहीं है। एक दिन उसने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी थी? 100 भेड़ें। ये आपको याद रखने हैं। 100 भेड़ें देकर क्या कहा था कि 100 जौ के बोरे लेकर के आने हैं। लेकिन जो बेटा था उसको कुछ पता नहीं था, वो चला जाता है उनको लेकर के। वहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो क्या करती है, पहले तो उसके बाल, जो भेड़ थे उनके बाल उतरवा करके उनको जो उसके बदले जो रुपया मिलते हैं बालों के बदले, उनसे उसके जो 100 जौ के बोरे थे वो आ जाते हैं और उसको खरीद करके वापस भेज देती है। लड़का वापस से अपने घर पहुंचता है। फिर दोबारा से उसके पिता उसको ऐसे ही बोलते हैं। अब तो उनके ऊपर क्या नहीं थे, बाल भी नहीं थे, उन्हीं भेड़ों को लेकर के भेज देते हैं। तब वो क्या करता है, उनके जो सींग थे उनको उतरवा करके और 100 जौ के जो बोरे थे वो लेकर के आता है। और ये सब करने में जो लड़की थी वही हेल्प कर रही थी। तो ये आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे कि जो बेटा था उसको कितनी भेड़ें दी थी, क्या लाने के लिए कहा था, तो पहले लड़की ने क्या बिकवाए थे, बाद में फिर क्या बेचे थे उनने। फिर जो लोनम्पो गारो था उसने क्या दिया था कि राख की रस्सी बनाने के लिए कहा था उस लड़की को। तो फिर उस लड़की ने क्या किया था कि मैं राख की रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन उस रस्सी को अपने गले में पहनना पड़ेगा, ऐसी उसने शर्त रखी थी। तब उसने क्या किया था कि एक चट्टान के ऊपर जो रस्सी थी उसको जला दिया था और वहाँ पे उसकी क्या बन गई थी, राख की रस्सी बना दी थी। और उसको लोनम्पो गारो को उसको पहनने के लिए बोला था। तो लोनम्पो गारो उसकी चतुराई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था जब उसने उस रस्सी को देखा बनी हुई को। ठीक है, तो वो पहनी तो जा सकती नहीं। तो ये सब कुछ इस लेसन में दे रखा है, इसको अच्छे से देख लेना। देन जो तिब्बत है वो ठंडा स्थान है और तिब्बत दुनिया की छत कहा जाता है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है, ये भी याद रखना है। 1500 झीलें हैं, मानसरोवर झील भी है। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से ही मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर लहासा है। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है ये पहले लेसन के अंदर ही मिली है मुझे। ठीक है, जो लहासा है वो 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लहासा को तिब्बतियों का दिल कहा जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने ये देख लिया होगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका 2-3 मिनट में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर जो सेकंड है फसलों के त्योहार। वहाँ से जो क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकल सकते हैं। उसके अंदर फ्रेंड्स जो त्योहार होते हैं उनके बारे में बताया गया है। जो दादा और चाचा है वो सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती एंड कुर्ता पहने हुए हैं। ये आपको याद रखना है कि जो दादा और चाचा है वो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती। दादी है वो मचिया पर बैठी है, मचिया यानी खाट को बोलते हैं, चारपाई को बोलते हैं। उसने क्या पहन रखी है, खादी की सफ़ेद साड़ी पहनी है। आप इस वीडियो को 2 बार सुन लेना, ठीक है। झक सफ़ेद सेमल रुई जैसे हल्के बाल है किसके, दादी के। केले के पत्ते पर तिल, मिठा और चावल रखे हुए हैं। अप्पी दीदिया बुरी फंसी। जो अप्पी दीदिया है वो बुरी फंसी क्योंकि उनको चूड़ा दही खाना पसंद नहीं है। ये बात हो रही है मकर संक्रांति के आसपास की। ठीक है। तिल गुड़ एंड चीनी के तिलकुट कहाँ से आए हैं, गया से आए हैं। तिल गुड़ एंड चीनी के तिलकुट गया से आए हैं। फ्रेंड्स, जिनका 24 को एग्जाम है, 25 को एग्जाम है या कल भी एग्जाम है, तो वो अगर आप लोग ये समरी एक बार सुन करके चले जाएंगे, इसको डबल स्पीड में सुन लेना। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर जो इसको किस नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से। असम में इसी टाइम पर बिहू त्योहार मनाया जाता है। केरल में ओणम मनाया जाता है और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है। ये त्योहार कब से बता रही हूँ मैं आपको, जनवरी से मध्य अप्रैल के बीच में। जो झारखंड में जो सरहुल जो त्योहार है वो 4 दिन तक चलता है।
जो संथाल जनजाति है वो इसको फरवरी मार्च में मनाती है, जो ओराव जनजाति है वो इसको मार्च अप्रैल में मनाती है, ठीक है। और सरहुल के दिन साल के पेड़ की पूजा की जाती है, पेड़ पर फूल आए होते हैं, ढोल मंजीरे बजाए जाते हैं, ढोल मंजीरे बजा करके चंदा मांगा जाता है, और चंदे में क्या मांगा जाता है, मुर्गा चावल मिश्री। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि जो सरहुल त्योहार है उसके ऊपर जब ढोल मंजीरे बजाकर चंदा मांगते हैं तो चंदे में क्या मांगा जाता है, मुर्गा चावल मिश्री। तीसरे दिन पूजा की जाती है, कान में सरई का फूल पहनते हैं। जब तीसरे दिन पूजा होती है तो कान में सरई का फूल पहना जाता है। वसंत ऋतु की शुरुआत धान की पूजा की जाती है, वसंत ऋतु की शुरुआत में धान की पूजा की जाती है, और धान की जो पूजा की जाती है उसको अगली फसल जो बोते हैं उसके लिए तैयार करके रखते हैं। तमिलनाडु में खरीफ फसलें चावल अरहर घर पहुंचते हैं तब क्या मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं। चावल दूध और गुड़ को मटके में डालकर पकाते हैं, धूप में रख देते हैं जब पोंगल मनाते हैं। और हल्दी का भी यूज किया जाता है, हल्दी को शुभ माना जाता है। और जब उफान बाहर आता है चावल दूध गुड़ का तो पोंगला पोंगला शब्द का उच्चारण किया जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, पतंग उड़ाई जाती है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहा जाता है। पूछ लेंगे कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, घुघुतिया। आटे एंड गुड़ से गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। डमरू तलवार दाडिम का फूल इन सब से माला बनाई जाती है। बीच में संतरा एंड गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। चैप्टर जो 3 है वो देखिए, खिलौने वाला कविता। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। एक बच्चा है वो अपनी माँ से कहता है खिलौने वाला फिर से आया है। खिलौने वाला क्या क्या लाया है, हरा तोता लाया है, गेंद लाया है जो कितने की है, 1 पैसे की है। छोटी सी मोटर गाड़ी लाया है, चाबी वाली रेल लाया है, गुड़िया बाली पहने हुए है। छोटा सा टी शर्ट है उसके पास, लोटा थाली धनुष बाण तलवार ये सब चीज़ें लेकर के आया है। जो मुन्नू है उसने गुड़िया खरीदी है, मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी है, सरला अपनी माँ से साड़ी लेने को कहती है। अम्मा ने 4 पैसे दिए तो मैं उन 4 पैसे का क्या करने वाला है, वो लड़का जो छोटा बच्चा है वो ये कह रहा है या तो मैं तलवार खरीद दूंगा या फिर तीर कमान खरीद दूंगा। जैसे कि जो श्री राम भगवान थे उन्होंने ताड़का को मारा था, उसी तरह से मैं भी असुरों को मारकर रामचंद्र बन जाऊंगा। तो ऐसा वो बच्चा कह रहा है, ये इस 3rd चैप्टर में बताया गया है। अब चलते हैं चैप्टर 4 पे, नन्हा फनकार। नन्हा फनकार है, उसके अंदर एक लड़का है केशव जो कितने साल का है, 10 साल का। तो आपसे भी पूछ सकता है जो केशव है नन्हा फनकार में वो कितने साल का है, 10 साल का है। वह अपने पिता की तरह पत्थर पर नक्काशी का काम सीख रहा है। जब वह पैदा भी नहीं हुआ था तब उसके माता पिता गुजरात से आकर कहाँ बस गए थे, आगरा बस गए। तो याद रखना है कि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तभी उसके माता पिता गुजरात से आकर के आगरा बस गए थे। बादशाह अकबर के समय आगरे का किला बनवा रहे थे एंड केशव के पिता को यही काम मिल गया था। जब वो यहाँ पर आए थे तो बादशाह अकबर है वो क्या कर रहे थे, आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहाँ काम मिल गया था नक्काशी का, तो वो यहीं पर काम करने लगे थे। और जो उनका बचपन है वो यहीं पर आगरे की गलियों में और सीकरी की गलियों में बीता है। बादशाह अकबर एक दिन वहाँ पर आते हैं जब वो लड़का क्या कर रहा था, नक्काशी कर रहा था। पहरेदार उसे टोकते हैं। उस लड़के को नक्काशी सिखाने को कहा बादशाह ने उस लड़के को नक्काशी सिखाने को कहा और कहा कि बादशाह ने क्या कहा कि मैंने भी 13 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था। तब वो लड़का क्या करता है कि बादशाह अकबर को कहता है क्या आप सीख पाओगे। तब वो बादशाह अकबर क्या कहते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते मिट्टी से भरी डलिया उठाई थी, तो क्या ये काम इतना मुश्किल है कि मैं नहीं सीख पाऊँगा। तो केशव जो अपना जो काम है उनको सिखाने लगता है, उनको बताने लगता है। तब बादशाह कहते हैं कि तुम एक दिन बड़े होकर बड़े फनकार बनोगे। तब वो लड़का अपने घर जाता है और रात को उसके और उसके पिता के बीच में बातें होती हैं। तब वो लड़का पूछता है कि बादशाह के पास तो इतने बड़े बड़े मतलब किले हैं, सब कुछ है, तो वो यहाँ पर सीकरी में क्यों बनवा रहे हैं। तब जब उनके जो पिता थे वो बताते हैं कि बादशाह अकबर के कोई भी संतान नहीं थी। तब वो ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी गए थे और वहाँ पर सीकरी गए थे। जो ख्वाजा जो सलीम चिश्ती था उन्होंने क्या कहा था कि उनको 3 संतानें होंगी, सलीम मुराद दनियाल। तब इसीलिए वो सीकरी शहर बस आ रहे हैं। तो इस चैप्टर में इतना है। आपको फ्रेंड जो भी मैं बातें लिख करके जो बताई हुई है ना, ये सारी आपके लिए बहुत यहीं से डिटो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 21 तारीख को 22 तारीख को बिल्कुल यहीं से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, उसमें जो एक 26 साल की इला है जो कहाँ रहती है, गुजरात में रहती है। उसका जो बचपन है वो अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के बीता है। सीधा यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि इला का बचपन कहाँ बीता,
अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में उसके नाना के यहाँ। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई खेलती है, विष अमृत खेल में भी हिस्सा ले लेती है, लेकिन जब धप्पा करना होता है तब वो निराश हो जाती है क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो काम नहीं करते। उसने क्या किया, सब काम पैरों से करना सीख लिया है। वो 10वीं पास नहीं कर पाई, 10वीं में वो फेल हो गई क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी कि उसको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है, ये जो स्क्राइबर होता है, राइटर होता है, वो मिलता है। तो उसकी नॉलेज न होने के कारण वो 10वीं तक की पढ़ाई कर पाई, लेकिन उसने आगे हार नहीं मानी। उसकी जो माँ और दादी थी वो कासीदाकारी का काम करती थी, कढ़ाई का, तो उसने भी वही काम शुरू कर दिया। सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरने तक पैर के दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चे रेशम पिरोने का काम वो करने लगी। ठीक है, उसको विश्वास भी था और धैर्य भी था। 15-16 वर्ष की जब वो हुई थी तो काठियावाड़ी काश्तकारी में उसने माहिरात हासिल कर ली थी। लखनऊ एंड बंगाल की झलक भी उसकी जो काश्तकारी में है वो दिखाई देती थी। पत्तियों को किससे सजाया गया था? चिकनकारी से। डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूत एंड जंजीर से उठा रखा था। तो ये सब इला के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी को सही स्थान तक पहुंचाने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? घर नंबर, गली, मोहल्ला, गांव, कस्बा, शहर। साथ में पिन कोड पता होना चाहिए। पिन कोड की जो फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर होती है। पिन कोड की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1972 में डाकतार विभाग द्वारा की गई। पिन कोड 6 डिजिट का होता है। पुराने समय में कबूतर ये काम करते थे। और उड़ीसा पुलिस का जिक्र किया गया इस चैप्टर में। उड़ीसा पुलिस के पास हुम्मर कबूतरों का प्रयोग संदेश देने के लिए किया जाता था। हुम्मर कबूतरों का, कबूतर का जो जीवन है वो 15-20 साल बताया गया है। 8-10 साल तक वो अच्छे काम कर सकते हैं, यानी वो पत्थर वाहक का काम कर सकते हैं। और एक स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। जब कोई महत्वपूर्ण संदेश देना हो तो 2 कबूतरों को साथ भेजा जाता था। तो ये सब इसमें बताया गया है। अब चैप्टर 7 है डाकिए की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। शिमला माल रोड है जहाँ पर जनरल पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर 2 पैकर है और 3 महिला डाकियाँ हैं। तो ये आपको याद रखना है। शिमला माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस में 2 पैकर काम कर रहे हैं और 3 महिला डाकियाँ काम कर रही हैं। कंवर सिंह है, उसको बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया गया है। जो बेस्ट पोस्टमैन का जो अवार्ड दिया गया था वो 2004 में दिया गया था, जिसमें 500 रुपये दिए गए थे और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया था। हिमाचल प्रदेश, शिमला नेरवा गांव, 45 वर्ष। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के शिमला के नेरवा गांव के हैं। 45 वर्ष के हैं कंवर सिंह, जिनके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। एक लड़का और था जो पहाड़ से लकड़ी लाते हुए गिरकर मर गया था। तो ये पूछा सकता है, एक लड़का था जो पहाड़ से लकड़ी लाते हुए गिरकर मर गया था। अभी तक वहाँ पर कोई भी बस की सुविधा नहीं है। गाँव के स्कूल में पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और जो भारत है, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। एक लड़की है वो 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी लड़की 12 तक पढ़ी है, तीसरी अभी 12वीं में पढ़ रही है। इन दोनों की तो शादी हो चुकी है। तीसरी अभी 12वीं में पढ़ रही है और बेटा अभी 10वीं में पढ़ रहा है। पहले ग्रामीण डाक सेवक थे कंवर सिंह, लेकिन अब क्या है, अब वो पैकर है। लेकिन पहले भी नीली वर्दी थी और अभी भी उनकी नीली वर्दी है। जो ग्रामीण डाक सेवक थे उससे उनके प्रमोशन होकर वो क्या बन चुके हैं? पैकर बन चुके हैं। हिमाचल में बुढ़ापा पेंशन 6 महीने में दी जाती है, तो इसलिए सभी जो वृद्ध हैं वो कंवर सिंह का इंतजार करते रहते हैं। जो कंवर सिंह थे उनकी जो पहली ड्यूटी थी वो सबसे पहले कहाँ लगी थी? लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में लगी थी, जो कि कितने साल तक रही थी? 3 साल तक। दोबारा फिर कहाँ लगी? काजा गांव में 5 साल तक। और जो किब्बर गांव है उसको हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव बताया गया है। और फिर कहाँ लगी? किन्नौर जिले में लगी है। ठीक है। पैकर के बाद क्या बनते हैं? पैकर के बाद डाकिया एक मिनट, ग्रामीण डाक सेवक था, पैकर के बाद डाकिया बन जाते हैं। 29 जनवरी 1998 को लोग पीटने लगे थे शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में। जो 29 जनवरी 1998 की बात बताने लगे थे कि वो एक दिन रात को वहाँ पर सोए हुए थे और कुछ लोग आकर के उनको पीटने लगे। तो इसलिए ही उनको क्या दिया गया था? वो ग्रामीण डाक सेवक का जो उनको बेस्ट जो अवार्ड था, इसलिए बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड उनको दिया गया था। तो इस चैप्टर में ये समरी बताई गई है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इनको देख लीजिएगा। चैप्टर 8 है वो दिन भी क्या दिन थे। तो वहाँ पर जो क्या किया गया है कि जो स्टोरी चल रही है ना वो 17 मई 2155 की चल रही है, यानी आज से काफ़ी वर्ष बाद में 17 मई 2155 पर। और जहाँ पर क्या हो चुका है, जहाँ पर 2 बहन भाई हैं, एक कुम्मी और एक लड़का है रोहित। ठीक है। रोहित को पुराने डिब्बे में क्या मिलती है? एक किताब मिलती है, जैसे कि इस तरह की किताबें हैं ना पन्नों वाली, वो किताबें मिलती हैं। क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो चुका है कि हर चीज़ उनको
वैसे उसके इंस्ट्रक्शन से पढ़ाई जाती है उनको, मैकेनिकली उनको टीचर मिलते हैं, आज तरह के टीचर उनको नहीं मिलते हैं। तो ये स्टोरी है। चैप्टर 9 के अंदर क्या है, एक माँ की बेबसी बताई गई है, एक कविता है जिसमें जो बच्चा है, बच्चे का नाम याद रखना क्या है, रतन है। पूछ लेगा कि जो माँ की बेबसी कविता है उसके अंदर जो बच्चा है जो बोल नहीं सकता उसका नाम क्या है, रतन है। वो ना बोलने से दुखी है, लेकिन उसके ज़्यादा दुख से दुखी उसकी माँ है। चैप्टर जो 10 है वो उसमें एक दिन की बादशाहत, उसके अंदर आरिफ एंड सलीम नाम के दो बच्चे होते हैं जिनको घर वाले हर बात पर टोकते हैं। एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के अधिकार दिए गए। ठीक है, तो जब उनको बड़ों के अधिकार दिए गए तो उन्होंने क्या किया, माँ को सुबह जल्दी उठाया, दादी को बादाम शरबत पीने से रोका, बढ़िया नाश्ता खुद किया, और जो उनको अच्छा नहीं लगा वो नाश्ता औरों को करने के लिए कहा, और मेंबर्स को। और जब उनकी मम्मी नाश्ता करने बैठी तो उनको बोले कि जाओ पहले दांत साफ़ करके आओ। जो उनकी बड़ी बहन थी आपा, उसको भी उन्होंने कपड़ों पर रोका टोकी की, भाईजान को भी रोका टोकी की, यानी उन्होंने सबको रोका टोकी की, क्योंकि उनके ऊपर सब रोका टोकी करते थे। इसलिए फिर अगले दिन सबको रियलाइज हो गया कि हाँ वो बच्चों पर ज़्यादा ही बंदिशें लगाते हैं, तो सबके व्यवहार में क्या था, बदलाव था। चैप्टर जो 11 है, चावल की रोटियाँ, उसके अंदर देखिए क्या बताया गया है। कोको है वो 8 साल का है, बर्मी लड़का है, मोटा है थोड़ा सा। नीनी है वो 9 साल का बर्मी लड़का है, उसका दोस्त है। तिनसु भी उसका दोस्त है, और मिमी उसकी लड़की दोस्त है, वो 7 साल की है। उबातून जनता की दुकान का प्रबंधक है। कोको के माता पिता धान लगाने खेत गए थे, तो उसकी जो माताजी है वो उसके लिए खाना बना करके रख के गई थी, जिसके अंदर उसने चावल की 4 रोटियां बनाई थी जो कि कोको को बहुत पसंद थी। जैसे ही कोको उनको खाने के लिए बैठता है तो नीनी आता है और कहता है कि रेडियो के ऊपर एक अच्छी खबर आ रही है, तो वहाँ रेडियो से उसको खबर सुननी है। और उसने क्या किया था, कोको ने जो वो चावल की रोटियाँ थी वो रेडियो के पीछे ही छुपाई हुई थी। तो वो क्या करता है कि वो बताता है कि मेरा भी रेडियो ख़राब हो गया है। तो जो नीनी है वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके घर पे कौन आती है, तिनसु के घर चला जाता है वो। फिर उसके घर पर मिमी आती है। मिमी है उसके लिए वो फिर से रोटियों को छिपा देता है, और वो पूछती है वो क्या कर रहा था। तो कोको कहता है कि मैं तो ना अभी अभी मैंने नाश्ता किया है और मेरा पेट ज़्यादा भर गया है। तो मिमी कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं तो केले के पापड़ लेकर के आई थी 4, अगर तुम्हारा तो पेट भर गया है, तुम तो खाओगे नहीं। वो चाय के साथ उनको खाने लगती है। और अब उसने कहाँ पर छुपा रखी थी, फूलदान के पीछे छुपा रखी थी। फिर वहाँ पर तिनसु आता है, वो गेंदे के फूलों का एक गुच्छा लाता है। वो बताता है कि जो तुम्हारी माँ थी ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं वो लाऊंगा, एक फूलदान लाई हूँ, उसके लिए फूलों का गुच्छा लेकर के आना। तो जब वो कोको कहता है कि नहीं नहीं, फूलों का जो ये तुम लेके आए हो ना गेंदे के फूल, इससे तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तुम इसको लेकर के जाओ। अब वहाँ पर कौन आता है, उबातून आता है, जो कि एक नीला फूलदान लेकर के आता है और बताता है कि जो तुम्हारी माँ कल गुलाबी फूलदान लेकर के आई थी, उसको नीला फूलदान पसंद है, तो मैं उसको ले जा रहा हूँ। और उसी के साथ साथ वो उस फूलदान को लेकर के चला जाता है। और फूलदान के अंदर कोको ने क्या छुपा करके रखी थी, रोटियाँ छुपा करके रखी थी, तो उसी के साथ रोटियाँ भी चली जाती हैं। तो इस तरह की स्टोरी थी, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 है गुरु एंड चेला, जो सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। ये एक पोएम है, और ये पोएम आप लोगों ने पहले पढ़ी भी होगी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा। तो इसमें एक ग्वालिन से पूछते हैं, शुरू में आते हैं तब कि भाई ये कौन सी नगरी है, कौन सा राजा है, तब वो उनको ये बताती है। फिर उसके बाद वो दीवार थी, वो दीवार गिर जाती है, तो राजा संतरी को डांटते हैं। संतरी कारीगर का नाम लेता है, कारीगर भिस्ती का नाम लेता है, भिस्ती मस्क वाला का, और मस्क वाला फिर मंत्री को। फिर मंत्री को फांसी देने के लिए कहते हैं। तो वहाँ पर उसकी मंत्री क्या था, दुबला पतला था, तो मोटी गर्दन के लिए चेले को बुलाया जाता है। चेला अपने गुरुजी को बुलाता है फिर, और फिर वो दोनों आपस में डिस्कशन करते हैं, और फिर बोलते हैं कि अभी वो मुहूर्त चल रहा है कि जो अभी मरेगा ना, तो उसको क्या बनेगा, वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो फिर क्या करते हैं, जो राजा था वो खुद मर जाता है। तो इस तरह से ये कहानी खत्म, ये पोएम ख़त्म होती है। जो चैप्टर 13 है स्वामी की दादी, वो R.K. नारायण ने लिखी है। उसके अंदर जो दादी है उसका जो सामान बताया गया है, क्या क्या सामान है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि दादी का कौन सा सामान था या नहीं था। बिस्तर था, पटसन के रेशे का बना हुआ एक वर्गाकार बक्सा था, लकड़ी का छोटा बक्सा था, तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग, सुपारी उसके अंदर थी। तो फिर क्या होता है कि जो स्वामीनाथन था ना, उसकी जो दादी थी, वो रात को ना स्वामीनाथन की कहानी सुनाने लगता है कि किस तरह से राजम और मणि की पहली दुश्मनी थी, फिर उनकी दोस्ती की कहानी सुनाने लगता है। तो बताता है कि राजम के पास सचमुच की पुलिस वर्दी है, क्योंकि उसके पिता क्या है कि पुलिस अधीक्षक है।
तो अब दादी क्या बोलती है, उसकी बात को बीच में टोक देती है और बोलती है कि स्वामीनाथन के जो दादा थे वो भी रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जो यहाँ तक कि मुजरिम तो छोड़ो, पुलिस वाले भी उनसे कांपते थे। फिर वो स्वामी उसको रोकता है कि मुझे पहले अपनी बात कंप्लीट करने दो। फिर वो बताता है कि राजम को मैथ में से 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। तो फिर दादी बोलने लगती है कि उनके दादाजी को तो 200 नंबर मिलते थे और दूसरों के मुकाबलों में जो सवाल थे उनको हल करने में वो 10वां हिस्सा भी नहीं लेते थे। और एमए में बहुत बड़ा मेडल मिला था और वो मेडल तो उनकी दादी ने गले में पहना भी था, लेकिन जब उनकी बुआ पैदा हुई तब उसको उतार दिया और बुआ ने क्या किया, उसकी 4 चूड़ियाँ बनवा ली और बुआ को दादी सबसे महामूर्ख बताती है। फिर उनको फिर टोकता है वो स्वामी और फिर कहानी सुनाने लगता है कि राजम ने शेर को मारा था। शेर ने उसके 2 शेर आ गए थे एक दिन, तो एक शेर ने पिता पर झपट्टा मारा, दूसरे पर राजम ने गोली से मार दिया। फिर उनकी इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है और जो दादी थी वो हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगती है। सुनाते सुनाते वो स्वामीनाथन भी सो जाता है और दादी भी सो जाती है। 14 है, उसके अंदर बाघ आया था, ठीक है। उसका जो राइटर है वो नागार्जुन है। जो बाघ है वो कहाँ पे रहता है, झरने के पास रहता है। बाघ के 2 बच्चे थे। बाघिन सारा दिन पहरा देती थी, बाघ या तो सोता था या बच्चों से खेलता था, ये आपको याद रखना है। चैप्टर 15 बिशन की दिलेरी, जो प्रतिभा नाथ ने लिखा है। जो बिशन है उसकी उम्र कितनी है, 10 वर्ष, ये आपको याद रखना है। वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस जाता था। बिशन कहाँ जाता था, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस। उनकी जो पत्नी थी वो उसकी पढ़ाई में मदद करती थी। जो कर्नल दत्ता थे वहाँ पर सेबों के बाग जो थे उसमें कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। तो वहाँ पर जब वो जा रहा होता है तो उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो एकदम से चौंक जाता है कि भाई ये गोली चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर उसको गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। तब उसको ध्यान आता है कि जो फसल है वो पक चुकी है और जो गेहूं के खेत हैं वहाँ से दाना चुगने के लिए तितर आते हैं और ये अब शिकारी आ गए हैं उन तितरों को मारने के लिए। पिछले समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था, जब खेत काटा था तो काफ़ी मरे हुए जख्मी तितर मिले थे। जो घायल तितर थे, एक उसे घायल तितर मिलता है जो गेहूं की बालियों के बीच फंसा हुआ था। वह उसको अपनी स्वेटर निकाल करके उसमें डाल लेता है, उसको सीने से चिपका करके पहाड़ी की ओर चलने लगता है। फिर जो कर्नल दत्ता के घर की तरफ वो जा रहा था, तो कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाढ़ थी। फिर शिकारी उसको रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। खेतों के छोटे रास्ते से गया, वो सड़क के रास्ते से नहीं गया, क्योंकि अगर शिकारी उसको देख लेते तो पकड़ लेते, क्योंकि उसने किसको उठा रखा था, तीतर को उठा रखा था। उसकी जो कमीज है वो भी फट जाती है। फिर वो ताड़ के पेड़ का सहारा लेकर फार्म हाउस के पीछे वाले रास्ते से फार्म हाउस में घुस जाता है। वहाँ पर उनका कर्नल दत्ता का एक कुत्ता है, अल्सेशियन कुत्ता, जो शिकारियों पर भौंका था। छत पर चिमनी के पीछे छिपकर बैठ जाता है वो। फिर वहाँ पर क्या होता है कि शिकारी जब चले जाते हैं तब शिकारी वहाँ पर आते हैं, फिर कर्नल उन्हें डांटता है, फिर शिकारी चले जाते हैं। फिर कर्नल को वो दिखाता है कि मैंने इस तितर को बचाया है, तो उसके ऊपर गेंदे के पत्तों का रस लगाते हैं और उसको 2-3 दिन में 2-3 बार पिलाने के लिए बोलते हैं, किसका, गेंदे के पत्तों का, याद रखना ही, और उसको दलिया खिलाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 16 पानी रे पानी। इसमें अकाल और बाढ़ को एक ही सिक्कों के 2 पहलू बताए गए। इसमें सिर्फ पानी के बारे में बताया गया कि पानी का चक्रण जो होता है ना किस तरह से होता है, बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। चैप्टर नंबर 17 है छोटी सी हमारी नदी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी है, ये एक पोइम है। चैप्टर 18 चुनौती हिमालय की, सुरेखा पणंदीकर ने लिखा है। यहाँ पर क्या है, जो जवाहरलाल है वो जोजिला से निकलकर कहाँ पहुँच चुके हैं, मातायन पहुँच चुके हैं। वो कश्मीर की सैर करने के लिए निकले हैं, उनके साथ में उनके चचेरे भाई हैं, साथ में उनके साथ एक किशन है जो कि एक गडरिया था। वो भी बोलता है कि मैं भी चलूँगा और मेरी जो भेड़ें हैं उनको मेरी बेटी चरा लेगी। वो वहाँ पर उनको एक कुली मिलता है। वो कुली बताता है कि बर्फ़ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है जो कि 8 मील दूर है। तो जवाहर तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। छोटे ग्लेशियर थे वो ऐसे लग रहे जैसे कि उनके पास सरकते आ रहे हो और उनका स्वागत कर रहे हो। जो किशन गडरिया था वो अब क्या बन चुका है, गाइड बन चुका है। तो भाई वहाँ पर जब ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो एयर प्रेशर बढ़ता जाता है, तो कुली की नाक से खून बहने लगा था और उनकी खुद की कनपटियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होने लगा था। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारी कनपटियाँ फटी जाएंगी प्रेशर से। वो सुबह 4 बजे चले थे और 12 बज चुके थे और अब तक वो 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। फिर क्या होता है, अचानक से जो जवाहर थे वो फिसलन के कारण खाई में गिर पड़ते हैं।
तो वहाँ पर खाई में गिरने के कारण फिर उनको रस्सी बांध करके निकाला जाता है, बिल्कुल नीचे नहीं गिरते हैं वो, उन्होंने रस्सी बांध रखी थी। तो फिर उनका जो आगे का सफ़र था, उनका जज्बा तो था आगे सफ़र करने का, लेकिन अब आगे ऐसी और भी खाइयाँ आने वाली थी, तो उनके पास पूरा उचित सामान नहीं था, तो वहीं से वे वापस लौट पड़ते हैं और इस तरह से उनका जो अमरनाथ का जो सफ़र था वो अधूरा ही रह जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 18 चैप्टर थे जिनकी मैंने आप लोगों को समरी बताई है। बस इसी तरह से हमें इनको तैयार करना है और आप लोग इनको देख लीजिए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बोल दीजिएगा कि मैं इनकी PDF बनाकर टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अगर हाँ, आपको क्लास 4th और 3rd की समरी भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में आप लोगों के लिए वीडियो 100% हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और फटाफट से अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।